स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बेसिक्स और एंटीना पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोपगेशन इट इज द phenomenon by which a wave or signal travels. Propagation is a phenomenon or mechanism by which a wave or a signal travels, definitely from transmitter to receiver. There are many types of propagation. First of all, it is ground wave propagation. ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, नाम से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है। जो ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये आपकी अर्थ है, सभी को पता है अर्थ जो है उसकी शेप स्फेरिकल है। तो यहाँ पे कोई आपने एंटीना लगाया है, ये एंटीना आपका सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो सिंपली अगर ये एंटीना सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो ये सिग्नल आपका इधर जाना चाहिए, जा भी सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। देयर मे बी सम मोर पैरामीटर्स ऑल्सो, कुछ और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो सिग्नल आपका किस तरफ जाएगा। तो ये जो प्रोपगेशन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये जो सिग्नल आपका सीधा चला गया तो ये जो अर्थ है उस पर रिटर्न नहीं हो रहा है कभी भी, ये सीधा आपका निकल गया और एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा, ये अर्थ से बाहर चला जाएगा और रिटर्न नहीं होगा। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन नहीं है ये, दिस इज नॉट ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, आपका सिग्नल यहाँ से चलेगा, इधर जाएगा और वो बैंड होता चला जाएगा, अर्थ के कर्वेचर के साथ बैंड होता चला जाएगा। तो होता क्या है कि आपका जो वेव फ्रंट होता है, ये आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ है, ये भी आपकी अर्थ थी। तो जो सिग्नल होता है वो चलना स्टार्ट होता है, वो इस तरह से होता है, फिर वो धीरे धीरे टिल्ट होता चला जाता है अर्थ के कर्वेचर की तरफ। टिल्ट होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल अर्थ के कर्वेचर के टच हो जाता है और यहाँ पे जाके आपका सिग्नल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वेनिश हो जाता है, अटेन्युएट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो ये जो वेव फ्रंट है ये क्या होते जाते हैं, टिल्ट होते जाता है। टिल्ट आपका जो सिग्नल था, देखो यहाँ से चला था बिल्कुल वर्टिकल था, यहाँ टिल्ट हो गया, यहाँ पे और टिल्ट हो गया, यहाँ पे और ज्यादा टिल्ट हो गया, यहाँ पे आके आपका सिग्नल बिल्कुल खत्म हो गया। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में यही होता है, आपका सिग्नल जो होता है वो अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे अर्थ का कर्वेचर आता जाएगा, कर्व बनती जाएगी, बैंड होता जाएगा, वैसे वैसे सिग्नल भी आपका क्या होता जाएगा, बैंड होता जाएगा। तो ये सिग्नल कहाँ तक जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड पावर ऑफ द सिग्नल। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द frequency and power of the signal. So there may be these two diagrams for ground wave propagation. मैंने आपको अभी बताया कि सिग्नल कितना दूर तक ट्रेवल करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन पावर। एवरीवन नोज
जितनी पावर ज़्यादा होगी सिग्नल उतना ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की बात नहीं है, ये किसी भी तरह के प्रोपोगेशन में होता है। जितनी ज़्यादा पावर पे आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे डेफिनेटली सिग्नल उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम छोड़ दें। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही वीक है, कोई आदमी है जो 2 महीने से बीमार पड़ा था, तो वो पहले से ही कमज़ोर है, उसके पास पावर है ही नहीं, आप उसको कहो 10 किलोमीटर चले, वो नहीं चल सकता है। एक आप किसी फौजी को कहो कि भाई 10 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। आप जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हो उनको भी कहेगी 3-4 किलोमीटर चलना है, तो आप इजीली चल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो क्यों चल सकते हो? क्योंकि वो आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे डिपेंड कर रहा है। सो ये आपकी अर्थ है। अगर सफिशिएंट हाई पावर पे सिग्नल आप यहाँ से ट्रांसमिट करना चाहते हो, यहाँ से ट्रांसमिट करते हो, तो ये सिग्नल आपका इधर बैंड होता जाएगा, बैंड होते होते, और ये रिटर्न यहाँ भी हो सकता है। बट कब हो सकता है? जब बहुत ज़्यादा पावर आपने दे रखी है, वेरी हाई पावर, तो ऐसा भी आपके ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर पॉसिबल है। तो अभी तक जो बातें हमने करी उसमें हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड व्हाई वी डोंट यूज इट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। Ground wave propagation is not so good, it has some limitations also. Basically it generates some current in the surface of earth on which it travels. For example, this is your surface and your signal is going from this side to this side, so it produces some current. So all of we know very well, on the earth there is sand, stones and water. So stones are insulators, sand is also not good conductor, but water, and which water? Sea water. It is very good conductor for electricity. So this type of communication is good if you want to communicate on the surface of a sea, on the surface of sea water, then ground wave propagation is quite good. Second thing, bandwidth. Bandwidth is also a major factor which plays a vital role in any type of communication. Let us take an example. You want to carry some food for your relative. You want to carry some food or something else for your relative. You live in city 1 and your relative lives in city 2. Your relative needs some food. He calls you and asks you to get 10 kg rice. But you are not able to carry 10 kg rice. You have 100 kg rice, but you are not able to carry 10 kg rice. Even some students come in class without a notebook because they feel very tired. Whenever they carry anything, they feel very tired. So you have 100 kg rice, but you are not able to carry 10 kg even. So you can carry only 100 gram. I will keep 100 gram rice in my pocket and then I will go to my
relative. You are going to your relative. You are carrying rice. He was asking for rice. You have rice, but the amount is very small. You have only 100 gram of rice. He need 10 kg rice. So 100 gram is approximately 0. There is no use of 100 gram rice. So this is the thing with ground wave propagation. Ground wave propagation is good at sea water, but bandwidth is very limited. The signal which can be carried by ground wave propagation is of very low bandwidth, or very small bandwidth. So ground wave propagation is not so good just because its limitation of frequency, bandwidth. So we are talking about bandwidth. In ground wave propagation, we can transmit a signal of maximum frequency of 2 megahertz. So 2 megahertz is the maximum frequency which we can transmit by using ground wave propagation. So what will be the bandwidth? If we take 0 as the minimum bandwidth, 0 hertz minimum bandwidth, minimum frequency, and 2 megahertz is maximum frequency. So you know what is bandwidth? Bandwidth is this is your frequency 1, this is your frequency 2, so the bandwidth is f2 minus f1. 2 megahertz minus 0 hertz is equal to 2 megahertz. So the maximum bandwidth of the ground wave propagation is 2 megahertz if we take minimum frequency 0 hertz. While 0 hertz, 1 hertz, 2 hertz, 50 hertz, 100 hertz are useless frequencies. We cannot send any signal on such a low frequency. So ground wave propagation is not so good because its bandwidth is very less. Here is an equation which tells what will be the signal strength at some distance from the transmitting antenna, and that is E is equal to 120 pi h t I upon lambda d. 120 pi h t I upon lambda t. 120 is a constant, 2 is a constant, ht is height of transmitting antenna. ht is height of transmitting antenna, I is the antenna current, lambda is the wavelength of the signal. जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो उस सिग्नल की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा. डी डिस्टेंस की कितने डिस्टेंस के बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना से कितने डिस्टेंस पे आप सिग्नल की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हो. तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर ये इक्वेशन होती है जो आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी. सो दिस इज योर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. सो what are the advantages of ground wave propagation? You can transmit advantages of ground wave propagation. So what are the advantages? The only advantage is it is simpler. And other advantage it may have, it may travel larger distance. These are the basic two advantages of ground wave propagation. What are the disadvantages? Disadvantages: first one, bandwidth is very low.
Second thing, not good in any area other than सी, किसी और एरिया के अंदर अच्छा नहीं है, सिर्फ सी के अंदर अच्छा है, बाकी हिल्स के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर या लैंड के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये क्या करता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर करंट को इंड्यूस करने की कोशिश करता है, और अगर वो कंडक्टिव नहीं होता है तो आपका सिग्नल ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तीसरा है पावर, इट रिक्वायर्स हाई पावर, हाई पावर requirement for long transmission. These are the disadvantages of your ground wave propagation. पीपीटी मैंने आपको भेज दी थी, उनमें आप पढ़ लेना, यही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आपका ये लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कुछ मिनट पहले कि भी ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो होता है वो सी लेवल पे काम करता है, सी वाटर पे अच्छा है, बाकी कोई यूजलेस है ये। तो सी वाटर के ऊपर किस चीज़ के लिए यूज हो सकता है, एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो सी के ऊपर तो हमारी शिप्स ही चलती हैं, तो शिप से शिप के कम्युनिकेशन के लिए, शिप टू शिप कम्युनिकेशन, शिप से शिप के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए, या शिप टू शोर कम्युनिकेशन, शिप टू शोर, शोर मतलब किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है वहां पे। तो मेनली इसकी दो ही एप्लीकेशंस हो सकते हैं, शिप टू शिप कम्युनिकेशन और शिप टू शोर या शोर टू शिप कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो एक तरह से नेविगेशन के लिए, कि भी जो शिप्स हैं उनकी नेविगेशन के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हम 2 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम मैंने कहा कि जीरो, लेकिन जीरो और 100-250 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ होती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आप जाओगे तो अराउंड 1500 किलो हर्ट्ज़ के आसपास आप चले जाओगे। तो ये जो बैंडविड्थ है ये काफ़ी कम है, इसलिए ज़्यादा सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ नहीं सकती है, कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। ओके, सो बैंडविड्थ इज़ वेरी लो, सो द एप्लीकेशंस आर आल्सो वेरी लिमिटेड। तो ये इसकी एप्लीकेशंस की बात थी। एक समरफील्ड इक्वेशन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, E इज इक्वल टू 120 पाई एच टी अपॉन लैम्डा डी, हियर was one thing also I. So you may insert another term, that is HR. So the HR is height of receiving antenna. So 120 and pi are constant, HT is height of transmitting antenna, HR is height of receiving antenna, I is the antenna current, lambda is the wavelength, and it is D. Lambda D. D is the distance. What is the distance between transmitting and receiving antenna? So this equation is called Summerfield equation. It is very important. It comes in exam for 1 or 2 marks. So this was all about your ground wave propagation. पहले एक बार स्टडी करो, कोई डाउट रहता है तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो, नंबर आप सभी के पास है ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी टाइप्स प्रोपोगेशन की। So after ground wave propagation, we will discuss space wave propagation. Space. We are not talking about outer space. Space wave propagation takes place in the atmosphere of Earth itself.
ये भी होता अर्थ के ऊपर ही है, हम अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपने कोई एंटीना लगा रखा है, यहाँ पे आपका दूसरा एंटीना आपका लगा हुआ है। जैसे जनरली आपने देखा भी होगा, जो आपके मोबाइल के टावर होते हैं उस पर एक दो तरह के एंटीना होते हैं। एक इस तरह का एंटीना होता है सीधा सीधा, जो आपके मोबाइल के साथ कम्युनिकेट कराता है, और एक आपका इस तरह का एंटीना होता है। तो ये वाले जो एंटीना होते हैं, ये वाले, ये आपके स्पेस वेव कम्युनिकेशन के लिए या स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ये वो प्रोपोगेशन है जिसके अंदर आपका सिग्नल कर्वेचर के साथ बैंड नहीं होता है। अर्थ के कर्वेचर से बैंड नहीं होता है, अर्थ के सरफेस के साथ साथ नहीं चलता है, सिग्नल सीधा जाता है इस एंटीना से इस एंटीना, बिल्कुल सीधा, टिल्ट नहीं होता है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन है उसकी एक लिमिट है। अभी बात करेंगे कि लिमिट क्या है। तो ये सिग्नल सीधा सीधा इसके सामने जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंटीना एक दूसरे के विजिबल है, एक दूसरे से विजिबल है। आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ये एंटीना आपको दिखेगा, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ये एंटीना आपको दिखेगा। इन दैट केस ओनली स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज पॉसिबल। तो अब बात आती है देखने की। मैंने कहा देखेंगे, अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये एंटीना दिखेगा। दिखने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको नेक्ड आई से दिखेगा, हो सकता है उस टाइम पे बादल हो रखे हैं, हो सकता है उस टाइम पे रात हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। विजिबल का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए, और जो लगभग लगभग उसकी रेंज वही होती है जो हमारी आंखों से देखने की लिमिट होती है, थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है। तो एक वर्ड आपने सुना होगा होराइजन, आप सभी को पता होगा, हिंदी में हम बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं, आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अर्थ जो है उसके कंपैरिजन में हमारी हाइट जो है वो बहुत ही कम है। फिर भी चलो हमने मान लिया कोई बिल्डिंग विल्डिंग थी और हम उसके ऊपर खड़े हो गए, ये कोई बिल्डिंग थी हम इसके ऊपर खड़े हो गए। लेकिन बिल्डिंग्स जो होती है वो भी अर्थ के कंपैरिजन में, तो चाहे आपकी हाईएस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो, वो अर्थ का जो रेडियस है या जो अर्थ के डायमीटर है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो आप इसके ऊपर भी खड़े होकर देखोगे तो, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, तो यहाँ तक आप देख पाओगे, इससे आगे आप नहीं देख पाओगे, या मान लें कि आप यहाँ तक देख पाओगे। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक आप अर्थ के ऊपर देख सकते हो, देखने को तो हम चांद और सूरज को भी देख लेते हैं, तारे भी देख लेते हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने कहा अर्थ के कर्वेचर, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना दूर तक हम देख सकते हैं, वो होता है होराइजन। और हम आंखों की बात कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल होराइजन। ऑप्टिकल होराइजन। एक होता है रेडियो होराइजन, ऑप्टिकल, और एक होता है रेडियो। तो रेडियो होराइजन जो होता है कि मैंने बताया कि आप यहाँ खड़े हो तो आप यहाँ तक देख सकते हो। तो रेडियो होराइजन जो होता है वो थोड़ा सा और आगे तक जा सकता है, आप यहाँ तक देख सकते हो, वो थोड़ा सा यहाँ तक देख सकता है। तो रेडियो सिग्नल जो होता है वो आपका, आप यहाँ से ट्रांसमिट करोगे तो वो यहाँ तक जा सकता है। तो रेडियो होराइजन का जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है ऑप्टिकल होराइजन के कंपेरिजन। तो मैंने बताया कि ये जो एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये रिसीविंग एंटीना, ये एक दूसरे से विजिबल होना चाहिए। बोथ द एंटीना शुड बी विजिबल टू ईच अदर। तो विजिबल से मेरा मतलब ऑप्टिकली विजिबिलिटी से नहीं है, मेरा मतलब है रेडियो विजिबिलिटी। ठीक है, जो रेडियो सिग्नल की रेंज है अर्थ के ऊपर, उसके कवरेज के अंदर वो आना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया आपको, ऑप्टिकल होराइजन और रेडियो होराइजन, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर है तो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होराइजन, ये जो वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर हमने पढ़ा कि भाई जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1500 किलो हर्ट्ज से लेके और मैक्सिमम आपकी 2 मेगाहर्ट्ज तक होती है। मैक्सिमम है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो इरेगुलरिटीज होती हैं उस पर भी आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन डिपेंड करता है। इरेगुलरिटी से मेरा मतलब है कि भाई बीच में कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई पहाड़ आ रहा है, कोई मिट्टी का टीला आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन।
डिपेंड तो खैर आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन भी करता है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आपका सिग्नल सीधा जाता है अगर ये ऑप्टिकली एक दूसरे के सॉरी रेडियो होराइजन की रेंज में अगर ये एंटीना है तो आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन जो होती है ये भी प्रीसाइज होती है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंटीना आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा आपका। जैसे आपने देखा होगा कि हम घर पे डीटीएच लगाते हैं, जो डीटीएच का एंटीना लगाते हैं एक स्पेशल आदमी आता है और वही उसको फिक्स करके जाता है। उसके बाद अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाए, कभी आंधी से हिल जाता है, कभी कोई बच्चा हिला देता है या किसी भी तरह से, तो वो फिर सिग्नल हमारे टीवी पे आता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रीसाइज इंस्टॉलेशन चाहिए, जो एंगल जो पर्टिकुलर बनना चाहिए वही बनना चाहिए। तो यही इसके अंदर होता है कि आपका जो सिग्नल है वो एक दूसरे के, जो एंटीना है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए, तभी जाके ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये आपका है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, दो तरह से आपका सिग्नल जाता है, कम से कम दो पाथ ट्रेवल करता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो अर्थ के ऊपर अर्थ तो रहेगी रहेगी, अर्थ कहीं जा थोड़ी सकती। तो एक तो सीधा सिग्नल गया एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेव। डायरेक्ट वेव। एक सिग्नल होता है हमारा कि भाई कुछ पार्ट जो होता है वो इधर आ गया, अर्थ से टकराया, या अर्थ के ऊपर कोई बिल्डिंग थी या कोई गाड़ी खड़ी थी या ट्रेन खड़ी थी या कुछ भी था, वहां पे टकराया और टकरा के फिर उसका कुछ पार्ट इधर चला गया। ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा सिग्नल इधर ही चला गया, हो सकता है कुछ इधर भी चला गया, हो सकता है कुछ इधर भी चला गया, लेकिन जो इधर उधर चला गया वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ वो ही है जो हमारे रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचा। तो हमारे रिसीविंग एंटीना के पास बेसिकली दो चीजें पहुंचती हैं, एक डायरेक्ट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड। So now we have two signals at receiver end. One is direct and another one is reflected signal. So तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि आपका सिग्नल जो होता है वो डायरेक्ट भी जाता है और रिफ्लेक्टेड भी जाता है, और वो जाएगा ही जाएगा, दोनों के दोनों जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं कि डायरेक्ट ना जाए या रिफ्लेक्टेड ना जाए। अगर डायरेक्ट ही नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्टेड नहीं जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल कैसे, क्योंकि आप अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, तो सिग्नल जो आपका जाएगा वो आपका रिफ्लेक्ट तो होके जाएगा। कुछ पार्ट तो होता ही है जो नीचे की तरफ आपका आएगा, और वो आएगा तो रिफ्लेक्ट होके उसका चाहे बहुत कम पोर्शन जाए लेकिन जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट सिग्नल और ये आपका रिफ्लेक्टेड, ये आपके this is your direct signal and this is your reflected signal. I think it is more clear. This is your earth. तो ये आपके पास होता है आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन में ये होता है। अच्छा, ये स्पेस वेव प्रोपोगेशन किस फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, ये 2 गीगाहर्ट्ज के अराउंड चलता है। 1 गीगाहर्ट्ज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो सेंटर वैल्यू आप इसकी 2, 2.5 ऐसे ले सकते हो। आजकल जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है वो काफ़ी चेंज हो गई है, तो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके अंदर यूज़ करी जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्टेंस कितना हो सकता है, डी। तो जो डी है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है। जैसे हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर बात करी थी, एक इक्वेशन थी, E = 120 पाई h T/I/λ/d। तो जो E है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो कब हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि भाई डिस्टेंस कितना है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना कितना है। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये सब, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि जी हाइट तो कितनी भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट।
तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर जो डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। सो डी इज इक्वल टू √ 2 HT प्लस √ 2 HR। ओके, तो ये आपके पास होता है, या आप इसको अलग से बाहर निकालना चाहो तो √ 2 बाहर आ जाएगा, ये बच गया √ HT प्लस √ HR। तो ये इक्वेशन होती है जो डिस्टेंस बताती है आपकी इन बिटवीन योर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, अच्छा वो एक पॉइंट रह गया आपका, इसके अंदर फेडिंग होती है। फेडिंग क्या होती है कि आपका जो सिग्नल जाता है, तो डायरेक्ट वेव जो होती है और रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, भाई एक एंटीना आपका यहाँ पे है, एक एंटीना यहाँ पे था, तो सिग्नल एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो डेफिनेटली ये जो पाथ था पाथ 1 और ये जो पाथ है पाथ 2, इन दोनों के अंदर डिस्टेंस का डिफरेंस है। डिस्टेंस जो होगा वो 1 का डिस्टेंस अलग होगा और 2 का डिस्टेंस अलग होगा, दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करें। सीधा सीधा देखो तो एक तरह से ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल का क्या होता है कि ट्राइंगल जो होती है कभी भी एक साइड जो होती है वो बाकी दो साइड की लेंथ के टोटल के बराबर नहीं हो सकती, कहीं भी दो का टोटल हमेशा एक से तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो 1 और 2 जो पाथ हैं वो दोनों अलग अलग पाथ हैं और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस का गैप रहेगा। सो देयर इज ए गैप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। सो यहाँ पे क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, दोनों सिग्नल्स के अंदर क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। सो हियर इज पाथ डिफरेंस बिटवीन सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। सो because there is path difference, so there will be a phase difference also. So there will be a phase difference. तो phase difference होगा, phase difference होंगे, तो ये जो सिग्नल है आपके, ये दोनों प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ पार्ट जो है उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, या ये कहे कि एक सिग्नल दूसरे को क्या करेगा, वीक करेगा। डेफिनेटली जो स्ट्रेट सिग्नल जा रहा है उसकी पावर ज़्यादा होती है और जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसकी पावर कम होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होके सिग्नल गया है वो काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके डायरेक्ट सिग्नल के अंदर फेडिंग क्रिएट करेगा। तो ये जो फेडिंग होती है इसको हम कहते हैं मल्टी पाथ फेडिंग, मल्टी पाथ फेडिंग। तो ये जो आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है इसके अंदर मल्टीपाथ फेडिंग एक मेजर रोल प्ले करती है, काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल रिसीवर पे पहुंचता है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की कंपैरिजन में या वैसे जनरल अगर हम बात करें तो आपका जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है वो क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस की बात करें, बैंडविड्थ, ठीक है, पहली एडवांटेज बैंडविड्थ काफ़ी आई है, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी आपकी 2 मेगाहर्ट्ज़ के 1500 से लेके 2 मेगाहर्ट्ज़, 1500 किलोहर्ट्ज़ से लेके 2 मेगाहर्ट्ज़। इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 2 गीगाहर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ। सो जो बैंडविड्थ होगी उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन जो होगा वो गुड होगा, गुड क्वालिटी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव आती है आपके सिग्नल को अफेक्ट करती है, लेकिन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की कंपैरिजन में ठीक है क्वालिटी क्या रहती है, काफ़ी अच्छी खासी रहती है।
ओके, तो ये इसकी क्या है एडवांटेजेस है स्पेस वेव प्रोपोगेशन की। इसको हम कई बार लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब आंखों से रिलेटेड है ना, जो दिखाई दे, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, एक लाइन में जो हमें दिखाई दे वहां तक कम्युनिकेट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो इसके दो तीन नाम होते हैं, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या प्रोपोगेशन, और पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ओके, तो आपके पास ये इसकी एडवांटेजेस और बाकी सारी चीजें। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर एक तो क्या होता है कि ये जो होता है हाईली फोकस्ड होता है। एंटीना की थोड़ी सी भी अगर अलाइनमेंट चेंज हो जाती है तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। सो डिसएडवांटेज, प्रीसाइज इंस्टॉलेशन, प्रीसाइज इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी हाई, ओके। तो हाई है तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, जो सिस्टम इसके साथ यूज होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है लोअर फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना, एम्पलीफाई करना, हैंडल करना क्वाइट ईजी है इन कंपैरिजन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स होती हैं तो थोड़ा सा उसको हैंडल करना टिपिकल होता है। ओके, तो ये सब कुछ था आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन के बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका प्रोपोगेशन की टाइप है वो है आपकी डक्ट प्रोपोगेशन। ठीक है, दो हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी डक्ट प्रोपोगेशन है और चौथी आपकी स्काई वेव प्रोपोगेशन। चौथी है आपकी स्काई वेव प्रोपोगेशन।